नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं रीट L1 और रीट L2 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 में, 2012 में, 2015 में, 2017 में और 2021 में और 2022 में किस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, चाहे वो L1 का एग्जाम हो चाहे L2 का एग्जाम हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा रहने वाला है 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हां, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले हम 2011 का L1 और L2, 2011 का L1 और L2 वाला पेपर हम कर चुके हैं और 2012 का L1 वाला पेपर हमें कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे L2 यानी लेवल 2 2012 का पेपर। तो चलिए, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें क्या बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। और किसके बारे में? कुपोषण के प्रभाव के बारे में हमें बताना है। और यह रीट L2 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, जीवन के बाद, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। क्या जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करेगा? नहीं करता, यानी यह कथन सत्य नहीं है। चलिए और ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। यह बालकों को सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। जी हां, कुपोषण क्या करेगा कि बालक को सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं। बिल्कुल सही है जी। यह कद को भी प्रभावित करता है, कुपोषण कद को भी प्रभावित करता है। यानी इसमें गलत ऑप्शन कौन सा दे रखा है? में ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? में अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से समझ में आया कि कुपोषण का प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्यय संधि। कौन सी संधि? व्यय संधि के बारे में हमें पूछा गया है। तो व्यय संधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है, यानी बाहरी अभिव्यक्ति नहीं है, हमको यह बताना है। तो देखिए, प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध, ये तो है जी। ये देखिए, अशांति, ये भी बाहरी है। और आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, ये भी है। लेकिन सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रह कर खेलना अधिक पसंद है, यानी पसंद की बात आ गई यहां पर। किसकी बात आ गई? पसंद की बात आ गई, यानी ये तो बाह्य नहीं रहा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्या क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया आपके एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? क्या मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समय के आदर्शों से प्रभावित होता है। ठीक है जी, ये प्रभावित होता है और ये विद्यार्थी के विकास से भी क्या है? जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। वृद्धि प्राप्त नहीं करते कौन से में कह रहा है? ये मिडिल स्कूल में कह रहा है, जो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी अवस्था में क्या करते हैं? अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। आपने देखा भी होगा मिडिल स्कूलों के बच्चों को पहले कैसे होते हैं और मिडिल स्कूल के बाद कैसे हो जाते हैं, यानी अचानक उनमें परिवर्तन आता है। तो ये गलत दे रखा है यहां पर। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभावित होता है।
प्रभाव होता है, बिल्कुल सही है जी। और अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं, यह भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो कौन सी सहमत नहीं है इसमें से, हम ऑप्शन नंबर बी से सहमत नहीं है, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अधिगम एवं परिपक्वता किसकी बात हो रही है, अधिगम और परिपक्वता की बात हो रही है, और हमें बताना है कि संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन है सही है, यह हमको बताना है श्रीमान। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। ये बात कह रहे हैं कि यदि मानव का विकास केवल और केवल किससे होता, परिपक्वता से होता ना, तो मनुष्य क्या हो जाता, केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। ये बात क्या है, एकदम सही दे रखी है। फिर देख लीजिए, वंशक्रम संभाव्य क्षमता के सीमा के कारण बालक एवं निश्चित सीमा के आगे तक विकसित हो सकते हैं। वंशक्रम संभाव्य क्षमता सीमा के कारण नहीं, एक सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, तो यह गलत दे रखा है। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं, गलत है। अगर बालक ही सीखने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे सीख सकते हैं। फिर देखिए, बालक को अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यह भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, मैं अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। और क्या है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया हमें कि निम्न में से कौन सा बालक के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है, यानी उसके लर्निंग एवं डेवलपमेंट यानी अधिगम और विकास में सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है श्रीमान। तो देखिए, परिवार देता है जी, समन्वय में देता है जी, टेलीविजन इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं देता, परिवार देता है, समवयस्क में देते हैं, अध्यापक भी देता है। तो ये हो गया सही तीनों। परिवार है, खेल भी है, लेकिन कंप्यूटर इतना नहीं है, परिवार है, खेल है, पर्यटन इतना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर, जो अधिगम और विकास में क्या देता है, सबसे अधिक योगदान देता है। आपको पता है परिवार क्या करता है, अधिगम यानी सिखाने का कार्य भी करता है परिवार, उसके विकास में भी योगदान करता है। उसी प्रकार समवयस्क में यानी अपने आयु वर्ग के समय से भी वो सीखता है और विकास करता है, अध्यापक के द्वारा सीखता है और उसके द्वारा विकास होता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, विकास एक अधिनियम है। ठीक है जी, विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है इस अधिनियम के अनुसार। क्या है, विकास प्रतिमान के विभिन्न काल यानी अलग अलग समय में खुशी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है इस अधिनियम के अनुसार। कौन से, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी काल का होता है, क्या यह बात सही है। फिर देखिए, व्यसंधि काल एवं जीवन काल, प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी काल होता है, व्यसंधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं व्यसंधि काल सबसे अधिक दुखी का काल होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि इसमें व्यसंधि में क्या है, दुखी है, और प्रथम में क्या है, सुखी है, यानी अलग अलग हो गया ना, यानी भिन्न भिन्न है यहां पर खुशी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सबका साथ सबका विकास। तो देखिए, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए, यानी आप अध्यापक बनने जा रहे हो, तैयारी कर रहे हो, रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी आपने शिक्षक बनने का सपना देखा है, और शिक्षक बनने का सपना देखा है, तो आप कौन से कथन के लिए सही सहमत होंगे। देखिए, एक अध्यापक को निम्न में से कौन से कथन के लिए सहमत होना चाहिए, तो चलिए देखते हैं कौन से कथन के लिए आपको सहमत होना चाहिए। आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा, मोटिवेशन अंदर से कब मिलता है, देखिए तब होती है जब अधिगम करता बाह्य संतोषजनक परिणाम को अनुभव करने के लिए कार्य करता है। गलत,
क्योंकि यहां पर बाह्य आ गया। फिर देखिए बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार यानी बाहरी कोई पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। बिल्कुल सही है। चाहे आप कोई मार्क्स अच्छे नंबर लाने हो, मार्क्स यानी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हो, यानी वो क्या है, बाहरी क्या है, बाहरी हमें क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है ना। वो कोई पुरस्कार देते हैं अच्छे नंबर आने पर, तो बाहरी पुरस्कार है, उससे हमें बाहरी अभिप्रेरणा यानी बाहरी मोटिवेशन मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियां, पहाड़, मैदान, घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थी को मुख्य नगर, रेलवे और मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। किनको कहता है? विद्यार्थियों को। कौन कहता है? अध्यापक यानी आप कहते हैं जी विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। क्या होती है? विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने की क्या होती है? मनाही। यानी आप अन्य मानचित्र या पुस्तक को नहीं देख सकते। यहां अध्यापक द्वारा प्रयुक्त उपागम कौन सा है? यहां पर कौन सा उपागम है अध्यापक के द्वारा किया जा रहा है? क्या खोज उपागम है, क्या मानचित्रण निरूपण है, या समस्या समाधान उपागम है, या अन्वेषण उपागम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए खोज उपागम हो जाएगा। और अधिकतर बच्चे इसमें क्या करके आते? मानचित्रण उपागम करके आते या मानचित्रण निरूपण करके आते, क्योंकि यहां पर मानचित्रण यानी इसके बारे में देर का है, तो बच्चे क्या सोचते हैं यही होगा, लेकिन इसका खोज उपागम सही होगा, क्योंकि बालक है किसी से नकल नहीं करेगा, खुद खोजेगा, यानी खोज उपागम इसमें सही आंसर हो जाएगा। अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा यानी बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? बांडुरा का जो अवलोकन आधारित अधिगम है उसका नहीं है, यह हमें बताना है उदाहरण। तो देखिए विद्यार्थियों द्वारा केचुए के विच्छेदन को सीखना, विद्यार्थियों द्वारा केचुए के विच्छेदन को सीखना, क्या ये बांडुरा से संबंधित है? जी हां है, ठीक है। क्रिकेट का उत्साह है, ठीक है जी। सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंद की है जी। स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये कौन से नियम का उदाहरण है? लिख दीजिए प्यारा सा कमेंट। स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, ये किस अधिगम का उदाहरण है? आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रजातिगत और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होगा? यानी प्रजातिगत व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती है उनको समझने में लिए कौन सा मददगार साबित नहीं होगा? तो देखिए वैल्यू यानी मूल्य व्यवस्था या शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण या अधिगम की प्रक्रिया एवं विभिन्न व्यवस्थाएं या फिर बुद्धि। तो कौन सा इसका आंसर आ जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, एकदम राइट आंसर बुद्धि। कौन सा साबित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी बुद्धि यहां पर है, समझने में क्या नहीं होगा? मददगार साबित नहीं होगा। बाकी सभी होंगे, मूल्य व्यवस्था भी होगी, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण भी होगा, और अधिगम की प्रक्रियाएं एवं विभिन्न व्यवस्थाएं भी क्या होगी? इसमें शामिल होगी समझने में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कि बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? यानी बालक का जो व्यक्तित्व है ना को कौन से प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, या फिर अनुकरण अधिगम, या फिर अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, या फिर अनुदेशनात्मक अधिगम? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी बाहुबली इसका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा? अनुकरण अधिगम क्या करेगा? सबसे अधिक प्रभावित करता है किसको? बालक के व्यक्तित्व को, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये हमको बताना है जी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित, व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है?
देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना होगा, सही है ये बताना है। तो देखिए यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है, यानी विद्यार्थियों का क्या है, बुद्धि स्तर समान है, तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। यानी एक विद्यार्थी ऐसा है जिसकी बुद्धि इतनी है, एक की इतनी है, एक की, यानी सभी की बुद्धि इतनी है कि यानी कुल मिलाकर समान है। इसकी भी इतनी बुद्धि है कि वो इस ज्ञान को इतनी देर में ग्रहण कर सकता है, और आपकी बुद्धि इतनी है कि आप भी उस ज्ञान को इतनी देर में ग्रहण कर सकते हो। मेरी बुद्धि भी इतनी है कि मैं उस ज्ञान को इतनी देर में ग्रहण कर सकता हूं। यानी बुद्धि स्तर क्या है, समान है। बुद्धि स्तर क्या है हमारा, समान। तब भी उपलब्धि में विभिन्नता होती है, हां हो सकती है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि आपकी उपलब्धि अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, मेरी रुचि अलग में हो सकती है, तो मैं उपलब्धि और होगी, मेरी उपलब्धि और होगी, और आपकी रुचि किसी और में है तो आपकी उपलब्धि कोई और होगी। जैसे आपने की है, मान लीजिए बीएससी मैथ से कर ली, और किसी ने क्या कर ली, बीटेक कर ली, उसकी बुद्धि तो समान है लेकिन उपलब्धि तो अलग अलग हो गई ना। ये बात बिल्कुल सही है, यानी इसका राइट आंसर हमारा केवल ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, जो हमें सही दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, मैं बार बार कह रहा है, क्या कह रहा है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। फिर बी देख लीजिए, सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती, ये तो गलत है, ये तो गलत है, सफा सब दिख रहा है। में तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींच कर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है, नहीं। और व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंश क्रम के कारण होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंश क्रम के कारण होती है, ठीक है जी, होती तो है, लेकिन हमें क्या बताना था, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है जी, ये भी तो हो सकता है ना, डी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशक्रम के कारण भी होती है, ठीक है, हो सकता है। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। देखते हैं, बोर्ड ने ए माना है, फिर भी डी हो सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशक्रम के कारण भी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, लिग्वाफोन यानी रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है, किस प्रकार की अधिगम सामग्री है। तो प्रेक्षक सामग्री नहीं है, दृश्य सामग्री नहीं है, कैसे देख सकते हो रिकॉर्ड प्लेयर को। फिर देखिए बालक को किस प्रकार इसमें देख, तो हम तो देख सकते हैं, सॉरी हम तो देख सकते हैं, लेकिन वो दृश्य सामग्री नहीं है, दृश्य सर्वे सामग्री नहीं है। ये क्या है, एक सर्वे सामग्री है, जिसमें रिकॉर्ड की हुई क्या कर सकते हैं, उसे सुन सकते हैं। इसमें क्या है, रिकॉर्ड की हुई कोई भी बातें ना, उसको हम सुन सकते हैं, यानी ये क्या हो गई, सर्वे सामग्री हो गई, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है, किससे किया जाता है, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, या फिर वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, कोई आया है ऐसा विद्यार्थी जो हमारे जैसा है, देखिए राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया, यानी या तो उसने कोई बहाना लगा लिया होगा, मेरा तो पेट दर्द है, मेरा तो सिर दर्द है, मेरी तो हाथ दुख रहे हैं, यानी या फिर हकीकत भी हो सकती है, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया, यानी जब विद्यालय जाता है ना तो उसे भाग देना भी नहीं आता, जो लंबे लंबे सवाल थे। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी, लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह क्या होने लगता था, चिंतित हो जाता था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है, कौन से प्रकार का है, क्या वो असफलता को लेकर चिंता है, क्या असफलता बगनासा है, या लंबे भाग के सवाल इसमें क्या है, संवेगात्मक स्वाभाविक है, या फिर हमें यहां पर लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता उत्तेजक का कार्य कर रही है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असफलता, क्या असफलता यानी बगनासा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्तित्व व्यक्ति में
उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं को गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अप्रो समायोजन को निर्धारित करता है जी। और व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी थी, यानी व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी थी? कौन सी परिभाषा? यह परिभाषा किसने दी कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अप्रो समायोजन को निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दी गई थी G.W. ऑलपोर्ट के द्वारा। G.W. ऑलपोर्ट के द्वारा यह दी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी से बाहुबली बना तो सी से क्या बन गया? कटप्पा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। और ए से क्या बनता है? सरकारी नौकरी वाला बनता है। और डी से तो एकदम डेंजर जोन है, वहां तक अभ्यर्थी पहुंचता ही नहीं है। अगर उपयुक्त सभी मिले तभी बालक पहुंच पाता है ऑप्शन नंबर डी तक। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? यानी कौन सी निम्न में से ऐसी तकनीक है जो प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? खेल तकनीक, जी हां ये तो है। शब्द शास्त्रीय परीक्षण, ये भी है। चित्र शास्त्रीय परीक्षण, ये भी है। लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन केस स्टडी क्या नहीं है? प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी बोले तो डेंजर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? यानी बुद्धि परीक्षण के दुरुपयोग का संकेत कौन सा देता है? तो देखिए, उन्नति के लिए मापन में सहायक, या बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। ये देखिए कितना शानदार ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, इसी को तो कहेंगे राइट आंसर। देखिए निम्न में कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत है? तो बुद्धि परीक्षण के दुरुपयोग है कि बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता छिपा रहे हैं। ये दुरुपयोग है बुद्धि परीक्षणों का। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि निम्न में से कौन से पिछड़े हुए बालक की विशेषता नहीं है? यानी पिछड़ा हुआ बालक कौन सा नहीं है निम्न में से? वो हमें बताना है कि अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षणिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं। कौन करते हैं? पिछड़े बालक। बिल्कुल सही है जी, ये बात तो सही है। पिछड़े बालक की क्या ये विशेषता है? फिर देखिए, सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते, ये भी सही है। अपनी आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं पिछड़े बालक, बिल्कुल सही है जी। कम बुद्धि रखते हैं, ये इनकी विशेषता नहीं है। पिछड़े बालक की ये विशेषता थोड़ी है कि वो कम बुद्धि वाले होंगे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अधिक बुद्धि वाले भी हो सकते हैं, हाई इंटेलिजेंस भी हो सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी पिछड़े हुए बालक की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 कि शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को? कान व उससे जुड़ी नसों को सही प्रकार से काम नहीं करना, ये तो नहीं है जी। भाषा बोलने में असमानता का होना, बिल्कुल सही है जी। शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है? कि भाषा के बोलने पर असामान्यता का होना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रम का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। कौन से बालकों के लिए? प्रतिभाशाली बालकों के लिए, या निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, या फिर प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो पृथक कक्षाओं और संवर्धन कार्यक्रम किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली बालकों के लिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 करवा दिया है आपको हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से। तो प्यारे विद्यार्थियों, एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण बढ़ाने के लिए प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र एवं फिल्मों को एकत्रित करना एवं दिखाना, जिनके माध्यम
माध्यम से न्याय एवं शांति की वर्दी हो को सुझाया गया है, ताकि क्या हो, शांति से की शिक्षा दी जा सके, या मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, या फिर नागरिकता की शिक्षा दी जा सके, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, जो शांति के लिए शिक्षा दी जा सके, यही इसका सुझाव दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फिर देखिए हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन नहीं है, प्रत्यक्ष समायोजन नहीं है। तो प्रक्षेपण क्या है, ऑप्शन नंबर ए प्रक्षेपण हमें देखा है, जो तो है दमन भी है, प्रतिगमन भी है, लेकिन लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है, ये प्रत्यक्ष समायोजन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी डेंजर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में परक्रमण संबंधित निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है। कौन से प्रकार की, कौन से बालकों को, अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में कौन सी कमी पाई जाती है, यह हमें पूछा गया है। तो क्या संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में या समय एवं दिशा की कम समझ वाला होगा अधिगम निर्योग्यता वाला बालक। तो ये बात तो बिल्कुल सही है जी, यही हो जाएगा। क्या प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार नहीं, मांसपेशियां तो इसमें आता ही नहीं है, कम मानसिक नहीं, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 निर्माणात्मक, क्या निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या है इसका पर्पज, ये हमें बताना है। फॉर्मेटिव का बताना है, यानी यहां पर देखिए प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, बिल्कुल सही है जी, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से कौन सा शोध का चरण है, निम्न में से कौन सा शोध का चरण है शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बताता है, शोध को क्या बताता है, क्रियात्मक अनुसंधान बताता है, ये हमें बताना है। उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं जी, प्रोग्रामों का क्रियान्वयन व अंतिम मूल्यांकन जी श्रीमान, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कि निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए, यानी यहां पर किसके बारे में बताना है, हमें क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बताना है, जो उपयुक्त नहीं है, जो क्या नहीं है, उपयुक्त नहीं है, यानी एक्शन रिएक्स क्या है, एक्शन रिसर्च के बारे में, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। तो हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थी में लेख सुधार, हिंदी में कक्षा 5 का विद्यार्थी है और उसमें लेख सुधार की बात की जा रही है, तो ये बात सही है क्या, तो ये तो ठीक है जी, इसमें क्रियात्मक अनुसंधान के लिए ठीक है, एक्शन रिसर्च के बारे में ठीक है जी। 7वीं कक्षा में विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव में तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है जी। परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर साहित्यिक अनुदेशन का प्रभाव गलत, इसमें कोई क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है समस्या, तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आरटी 2009 से क्वेश्चन पूछा गया, राइट टू एजुकेशन है, जो आपको मैंने करवा दिए, केवल कितनी एक क्लास आनी बाकी है ना, वो भी आ जाएगी, कल आ जाएगी। तो देखिए बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी 2009 में निम्न में से ध्यान नहीं दिया गया, किस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो देखिए अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने पर, तो देखिए इस पर तो ध्यान दिया गया है। गुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना है जी, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, ठीक है जी। 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा को ध्यान में नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर डी, और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 अच्छे लेवल का क्वेश्चन कहेंगे, क्योंकि एक तरफ हमें सूची फर्स्ट दे रखी है, दूसरी तरफ हमें सूची सेकंड दे रखी है, हमें करना है मिलान, यानी एग्जामिनर ने जोड़ियां भेज दी लेकिन जोड़ियां मिलाकर नहीं भेजी, कहा कि जोड़ियां अपने आप ढूंढ लो यहां पर और फिर इनका मिलन हो जाएगा। तो देखिए जोड़ियों का क्या कराते हैं, हम मिलन करवाते हैं। नंबर 1 अल में क्या दे रखा है, मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। मन तरंग है ना, यानी मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, तो ये क्या होगा,
पलायन। क्या हो जाएगा? पलायन हो जाएगा क्या? ठीक है जी, पलायन हो गया, पलायन। रक्षात्मक तंत्र व्यक्तित्व का बचाव करती है। रक्षात्मक तंत्र है व्यक्तित्व का बचाव करती है। तो देखिए इसमें क्या आएगा? रक्षात्मक तंत्र व्यक्तित्व का बचाव करती है यानी चिंता। और उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये प्रतिस्थापन हो जाएगा। और क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? हमारा वापिस से प्रतिस्थापन आ जाएगा क्या? तो देखिए सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और देख लीजिए यहां पर साइकोलॉजी का अंतिम क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। इसमें भी यही बात कही गई है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो एक नंबर में देखिए, बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना यानी अवलोकन करना। एक में तो एक ही आएगा, एक में एक में यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर ए बचा यहां पर है। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। तो लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक और हमारा मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका। उसके बाद आएगा हमारा 2015 का जो L1 में पेपर आया था। तो देखिए 2011 की बात करें तो L1 का पेपर हम कर चुके हैं, L2 का पेपर हम कर चुके हैं। 2012 की बात करें तो L1 का पेपर कर चुके हैं, L2 का पेपर कर चुके हैं। अब बचे हमारे कितने? 2015 के, 2017 के, 2021 के और 2022 के। ये कितने पेपर हो गए टोटल? 2022 के 2, 2 4, 2 6, 2 8 यानी 8 और पेपर हमारे बचे हैं। वे पेपर होने के बाद और इसके अलावा 10 मॉडल पेपर हमारे चल रहे हैं, जिसमें से 3 हो गए या 4 मॉडल पेपर हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं NEP 2020 आपको करवा दी, बाल कल्याणकारी योजना टॉपिक आपको करवा दिया, NCF 2005 टॉपिक आपको करा दिया और RT 2009 हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। तो वो भी टॉपिक आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है और प्ले लिस्ट में जाकर आप टॉपिक देख सकते हैं। बड़े ही शानदार तरीके से करवाए गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।